Good morning. Welcome to the next class of Advanced Design of Hydraulic Structures. Today we will study design and construction of gravity dams. Altogether, design and construction of gravity dams is a big topic. So we'll today study all the types of forces that occur in a gravity dam, which are useful in analyzing and designing gravity dam. Okay. So first talking about what is gravity dam. We have discussed about gravity dam in the earlier as well. So basically a gravity dam has been defined as a structure. It is designed in such that its own weight resists the external forces. This type of structure is most durable and solid and requires very little maintenance and construction with masonry or concrete. It can be constructed on any dam site where there exists a natural foundation strong enough to bear the weight of the dam. So gravity dams are those dams which are designed so that the external forces that are coming can be resisted by their own weight. Now they are very strong, durable, and they are generally made of concrete and masonry. The most problem with that is that their weight is very high. So they can only be built where the foundation is strong enough. So this is all about gravity dam. Next topic is what is economic height of a dam and how to choose an economic height of the dam. So the economic height of the dam is the height of the dam corresponding to which the cost of the dam per unit of storage is minimum. है ना, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज मिनिमम है वो हाइट ही हम क्या लेते हैं, इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम लेते हैं. ठीक है, तो एज कम्पेयर अगर हमें छोटी कम स्टोरेज के लिए एक डैम बनाना है तो हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा, है ना. तो एक इकोनॉमिकल हाइट एक होती है जिसपे द कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज जो होता है वो कम हो जाता है. तो एक डायग्राम जैसे डैम ऑफ हाइट ऐसे ना, यहाँ पे एक डायग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन मिलियन लीटर्स निकालें और डैम हाइट निकालें तो एक बेसिक कर्व मिलेगा. जैसे जैसे हाइट बढ़ी वैसे वैसे क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का. लेकिन अगर हम एक कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज और इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम निकालें तो एक हमको पैराबोलिक कर्व मिलता है. इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी हाइट ऑफ डैम बढ़ रही है तो पहले तो कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज क्या होता है, कम होता है. उसके बाद जाके एक पर्टिकुलर हाइट पे और फिर से रिलीज होना शुरू होता है. ये जो हाइट होती है ये कौन सी होती है, इकोनॉमिक हाइट ऑफ डैम हो जाती है. और यही हमें पिक करना होता है कि इसी हाइट पे नॉर्मली हम वो कर लेते हैं, डिज़ाइन करते हैं. दूसरा क्या है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्रेविटी डैम. ठीक है, तो दिस इज अ टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम. इट इज़ सिमिलर टू अ रिटेनिंग वॉल. इसमें भी क्या होता है, इसमें ये रिजर्वॉयर साइड है, ये ठीक है, ये रिजर्वॉयर साइड है, ये अलग ये दूसरी साइड है. ठीक है, इसको ये अपस्ट्रीम फेस है, ये डाउन स्ट्रीम फेस है. ठीक है, यहाँ पे हम ड्रेनेज गैलरी भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि अब आपके अपलिफ्ट को चेक करता है ना. ये हील है, ये टो है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप रिटेलिंग वॉल्स में आप थोड़ा देख भी चुके हो. नॉर्मल कंक्रीट ग्रेविटी डैम की डिज़ाइनिंग भी उसी से कुछ सिमिलर ही है. तो वही देखते हैं. अब बात करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम. तो पहला फोर्सेस तो सबसे मेजर फोर्स है वो तो है वाटर प्रेशर. ठीक है, उसके बाद कौन से फोर्सेस होते हैं और जिसको इन सारे फोर्सेस को हमें एनालाइज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. और सारे तो नहीं, मतलब एक कॉम्बिनेशंस हैं जो USBR यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिकग्निशन ने दिए हैं. उन सारे फोर्सेस को उस कॉम्बिनेशंस को हमें देखना पड़ता है, उस हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है. तो सबसे पहला है वाटर प्रेशर, दूसरा है अपलिफ्ट प्रेशर, है ना. जो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, जो वाटर पोर्स के थ्रू जाता है ना डैम के बीच में से ना, उसकी वजह से जो अपलिफ्ट आता है उसको अपलिफ्ट प्रेशर कहते हैं. तीसरी तरफ प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस. तो जहाँ कोई ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं तो वहाँ पे भी हमें डैम डिज़ाइन करना पड़ता है. अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसकी वजह से जो फोर्सेस लगते हैं उसको अर्थक्वेक फोर्सेस कहते हैं. तीसरा चौथा है आपका सिल्ट प्रेशर. आपको पता है कि नॉर्मल वाटर के साथ सिल्ट भी चलता है. सिल्ट एक क्या है, एक अपस्ट्रीम साइड पे एक वेट एक्ट करता है कि उसकी वजह से एक लोड आता है. ठीक है, तो वो प्रेशर को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो सिल्ट प्रेशर होता है. सिल्ट के होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि सिल्ट लगने की वजह से जो अपलिफ्ट साइड पे है ना उस पर पोर्स खत्म हो जाते हैं और हमारा जो वाटर सीपेज नहीं कर पाता है, जिससे हमारा अपलिफ्ट कम हो जाता है ना. और बाकी सिल्ट के भी हैं लेकिन हम सिल्ट प्रेशर को इंक्लूड करते हैं. अगेन दिस ऐसा भी कर सकते हैं कि डिज़ाइन में हम ये सारे फोर्सेस एक्यूमुलेट करें. लेकिन जब ये सारे फोर्सेस एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारा जो डैम की कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा महंगी और अनइकोनॉमिकली साइट हो जाती है. तो USBR ने कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन बताई हैं, नॉर्मल कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस. तो अगर उस कंडीशन के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, पाँचवा है वेव प्रेशर.
वेव प्रेशर क्या होता है, जो रिजर्वायर है आपका, उसके ऊपर जो विंड चल रही है या विंड की स्पीड है, उसके बेसिस पे जो वेव जनरेट होती हैं, है ना, उसको उसकी वजह से भी जो अपस्ट्रीम साइड है उसमें प्रेशर जनरेट होता है, उसको वेव प्रेशर बोलते हैं। तीसरा है आइस प्रेशर। आइस प्रेशर क्या होता है कि जो मतलब कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे हम डैम बनाते हैं, वहाँ पे जो ऊपर का पोर्शन है, जो ऊपर का सरफेस है, वो क्या होता है, वो हो जाता है कोल्ड में आइस जम जाती है। तो आइस आपको पता है एक्सपैंड करती है, तो जब एक्सपैंड करती है तो वो भी एक प्रेशर लगाता है अपस्ट्रीम साइड पे। और लास्ट है आपका स्टेबलाइजिंग फोर्स, दैट इज द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ। तो वेट ऑफ द डैम क्या है कि मतलब आपको नहीं पता, मेजर फोर्स है वो क्या है, वेट ऑफ द डैम, कि जैसे जैसे हम वो जैसे जो ग्रेविटी डैम का तो मेन फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द डैम। ये वेट ऑफ द डैम जो टोटल जैसे मैं उसमें निकाला था ना, डिटेलिंग वॉल में हम पहले डिवाइड कर देते थे आपके सेक्शंस को, ट्रायंगुलर में, रेक्टेंगुलर में, उसी तरह है ये वेट ऑफ द डैम भी हम निकालते हैं और इसको ये हमारा हेल्पफुल होता है डैम को रेजिस्ट करने में। ठीक है, तो वन बाय वन बात करते हैं वाटर प्रेशर, उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्रेशर की। तो वाटर प्रेशर इज द मेजर फोर्स होता है, सबसे मेजर फोर्स जो आपका है वो वाटर प्रेशर ही है ना। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टॉप साइड में 0 होता है, बॉटम साइड पे गामा W होता है। गामा यहाँ पे वाटर है, H क्या है, हाइट ऑफ वाटर जहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसका ये फोर्स कहाँ ऐड करता है, ये H/3 ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, H/3 पे ऐड करता है। इसका टोटल कितना है, 1/2 गामा W H²। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सिंपल है। ये अगर अपस्ट्रीम फेस हमारा प्योरली वर्टिकल है, अगर अपस्ट्रीम फेस हमारा प्योरली वर्टिकल है तो इस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर प्रेशर डेवलप होता है और वाटर प्रेशर इस तरह से निकालते हैं। लेकिन अगर हमारा जो अपस्ट्रीम फेस है वो पूरा वर्टिकल नहीं है, वो पार्टली वर्टिकल है और पार्टली इंक्लाइंड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास दो फोर्सेस बनेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगेगा ही, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर, गामा WH और 1/2 गामा WH², ये तो लगेगा ही लगेगा। साथ में एक वर्टिकल फोर्स भी लगता है और इसको हम PV बोलते हैं। ये वर्टिकल फोर्स किसके बराबर होता है, ये वर्टिकल फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ दिस लिक्विड जो कि इस पे रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे एक वर्टिकल फोर्स भी लगता है, तो वो भी हमें निकालना होता है। When the upstream phase is partly vertical and partly inclined, resulting water voice can be resolved into horizontal components PH and vertical components PV। ठीक है, तो PH कितना हो गया, 1/2 गामा WH² acts as H/3 from the base, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। एंड PV क्या है, वर्टिकल वेट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द कॉलम ABCDA कॉलम में जो वाटर स्टोर हो रहा है उसका वेट जो लग रहा है एक्ट एज द एग्जाम्पल ऑफ द एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया का वेट हम निकाल लेंगे और उसका वो जो इसके डाउन स्ट्रीम से पहलेगा वो PV भी लगेगा। सिमिलरली टेल वाटर पे भी जो वाटर कलेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये भी आपका इस साइड से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लगाता है गामा WH' के लिए, यहाँ पे H' है टेल वाटर की हाइट और ये PV इसका वेट लगाता है। तो ये जो बेसिकली फोर्स होता है ये स्टेबलाइजिंग फोर्स होता है, ये एग्जाम को इस डायरेक्शन में करेगा तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। जैसे हमने रिटेनिंग वॉल में इसको निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड मेजर फोर्स की। पहला तो था, फर्स्ट मेजर फोर्स होता है आपका वाटर प्रेशर ही, दूसरा मेजर फोर्स होता है आपका अपलिफ्ट प्रेशर। सो वाटर सीपिंग थ्रू द पोर्स, क्रैक्स एंड फिशरीज ऑफ फाउंडेशन मटेरियल्स एंड वाटर सीपिंग थ्रू द डैम बॉडी and then through the joints between the body of the dam and its foundation at the base exert an uplift pressure on the base of the dam. It is the second major external force and thus must be accounted for all calculations. ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये सेकेंड मेजर फोर्स है और इसको ऑल कैलकुलेशन में हमें एकोमोडेट करना चाहिए। तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, वर्चुअली रिड्यूसेस द डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द डैम एंड हेंस एक्ट अगेंस्ट द डैम स्टेबिलिटी। अपलिफ्ट प्रेशर क्या अपलिफ्ट कराता है, तो ये क्या है, जो डैम के वेट को है ये रिड्यूस कर देता है। तो जब ये डैम के वेट को रिड्यूस कर देता है तो क्या करता है, ये स्टेबिलिटी जो है उसको कम कर देता है और ये हमारे नुकसानदायक होता है। या वी वांट कि स्टेबिलिटी बनी रहे ना, जैसे वाटर आता है तो वाटर डैम को इस डायरेक्शन में वो ओवरटर्न करना चाहेगा, तो वेट ऑफ द डैम ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको इसको रोक के रखेगा, तो ये अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है उसको कम कर देता है। तो ये हमारे इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब अपलिफ्ट प्रेशर का फोर्स क्या होता है, क्या डायग्राम बनता है वो देखते हैं कि जब इसमें दो केसेस होते हैं, वन व्हेन द ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड एंड व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड। सो पहली बात करते हैं व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड।
ठीक है। तो द अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटीज एट द हील एंड टो शुड बी टेकन इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स एंड जॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है उसको कैसे करते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है अपस्ट्रीम साइड पे और डाउनस्ट्रीम साइड पे, उसकी इंटेंसिटीज़ को हम प्लॉट करते हैं और उसको सिंपली एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो डायग्राम बनता है ये अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम हो जाता है। ठीक है। और इसी के हम बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, फोर्स निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, गामा डब्ल्यू एच अपस्ट्रीम फेज पे और गामा डब्ल्यू एच डैश डाउनस्ट्रीम फेज पे, है ना। तो ये तो तब है जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन द ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड। ठीक है। तो ड्रेनेज गैलरी की वजह से जो अपलिफ्ट फोर्सेस है वो कम हो जाते हैं थोड़े पे ना। अपलिफ्ट एट द फेस ऑफ द गैलरी, अब क्या जो कम हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होगा, अपलिफ्ट एट द फेस ऑफ द गैलरी इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो प्लस 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट हील एंड द टो। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पहले भी यहाँ अब गैलरी हो गया तो इसका मतलब नहीं गामा डब्ल्यू एच डैश तो अपस्ट्रीम से फेस लगेगा ही और गामा डब्ल्यू एच डैश भी यहाँ लगेगा डाउनस्ट्रीम से फेस। लेकिन जो अपलिफ्ट प्रेशर कम हो रहा है तो वहाँ पे एट द फेस ऑफ द ड्रेनेज गैलरी पे क्या कह रहा है कि एट द फेस ऑफ द, पहले हम क्या करते थे, पहले हम सिंपल इसको जोड़ देते थे और वो आपका अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम हो जाता था। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि जो फेस ऑफ द ड्रेनेज गैलरी है वहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो कितनी है, वो है टेल वाटर की प्रेशर इंटेंसिटी प्लस 1/3 ऑफ द डिफरेंस, यानी टेल वाटर गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ द डिफरेंस इसका गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश का। ठीक है। तो ये इसका ऑल्टरनेट हो जाता है कहाँ पे, फेस पे गैलरी पे। ठीक है। तो ये एक चेंज हो जाता है जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं और देखिए नॉर्मल थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाता है अपलिफ्ट फोर्सेस में व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक फोर्सेस की। ठीक है। अर्थक्वेक फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही रैंडम होते हैं, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसे आएंगे, इस साइड से आएंगे, वो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, वो नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो अर्थक्वेक फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि अर्थक्वेक एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा डैम में। अगर वो हॉरिजॉन्टल में है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो एक वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज देयरफॉर इक्विवेलेंट टू इम्पार्टिंग एन एक्सेलरेशन टू द फाउंडेशंस ऑफ द डैम इन डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग एट दैट मोमेंट। ठीक है। तो जिस मोमेंट में वेव ट्रैवल कर रही है अर्थक्वेक की, उस डायरेक्शन में हम ये एज्यूम करते हैं कि वो एक डैम को, एक उसी फाउंडेशन ऑफ द डैम को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। और उस एक्सेलरेशन को की वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है। और इसकी वैल्यू जनरली मतलब जो हाई सिस्मिक सेंसर्स होती हैं वहाँ पे हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0.1 से 0.15 जी। यहाँ पे जी के फॉर्म में मानते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में मानते हैं। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं कि इतना एक्सेलरेशन लगेगा फॉर एरियाज नॉट सब्जेक्ट टू द एक्सट्रीम अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक एक्सट्रीम नहीं लग रहे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हम 1.1 जी और वर्टिकल एक्सेलरेशन 0.05 जी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन, मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन जो इस तरह से अगर डैम के ऊपर इस तरह लगेगा तो उसकी वजह से अफेक्ट क्या आएगा। तो दो वर्टिकल एक्सेलरेशन या फिर तो अपवर्ड लग सकता है या फिर तो डाउनवर्ड लग सकता है। ठीक है। तो अगर अपवर्ड लगेगा तो क्या होगा, व्हेन इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द फाउंडेशन ऑफ द डैम विल बी लिफ्टेड अपवर्ड एंड बिकम क्लोजर टू द बॉडी ऑफ द डैम, thus the effective weight of the dam will increase। ठीक है। इंक्रीज करेगा एंड हेंस स्ट्रेस डेवलप विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हमारा जो जब हम जो वेव ऑफ एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड होगा तो फाउंडेशन ऑफ द डैम जो है वो ऊपर जाना चाहेगा, साथ के साथ क्या होगा कि जो वेट ऑफ द डैम है वो तो नीचे आने की ट्राई कर ही रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये दोनों एड अप हो जाएंगे, तो जिससे जो इफेक्टिव वेट है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा तो स्ट्रेसेस डेवलप विल बी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगेन इफेक्टिव वेट जो हमारा क्या होता है, वो तो हमारा रिस्टोरिंग वेट होता है, स्टेबलाइजिंग वेट होता है। तो ये कंडीशन फिर भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जब हमारा जो व्हेन द वर्टिकल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। The vertical acceleration is acting downward, the foundation shall try downward away from the dam body, thus reducing the effective weight and stability of the dam, and hence this is the worst case for design। तो ये हमारे लिए वर्स्ट केस ऑफ डिजाइन हो जाती है कि जब हमारा अपलिफ्ट भी लग रहा है और जब हमारा डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है, डाउनवर्ड के केस में जो इफेक्टिव वेट ऑफ द डैम है यानी जो स्टेबलाइजिंग इफेक्टिव वेट ऑफ द वो और कम हो जाता है।
ठीक है, कि ये जो फाउंडेशन का डैम है वो अभी जाना चाहता है फ्रॉम द डैम बॉडी, तो उसकी वजह से जो इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाता है। तो हमारे लिए वर्स्ट केस ऑफ डिज़ाइन ये हो जाता है कि दूसरा केस हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव वेट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालते कैसे, इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन नेट इफेक्टिव वेट कितना होता है वो निकालते कैसे। नेट इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द डैम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू अपन जो नॉर्मल वेट ऑफ बॉडी ऑफ द डैम है माइनस डब्ल्यू बाय जी इंटू ए वी, है ना। यहाँ पे ए वी क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे जैसे क्या होता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया, वो वेट ऑफ द डैम अपॉन ग्रेविटी ऑफ द एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी जी इंटू ए वी हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ए वी हमने बताया ये किसके टर्म में होता है, के वी इंटू जी के टर्म में होता है, मतलब के वी एक स्मॉल टर्म होता है 0.1 0.5 जी जो भी बात कर रहे थे। तो के वी एक नॉर्मल कोएफिशिएंट है जिसे बोलते हैं के वी द फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी अडॉप्टेड फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन। के वी क्या फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी अडॉप्टेड फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो नेट इफेक्टिव वेट ऑफ द डैम हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाय जी इंटू ए वी की जगह हमने के वी इंटू जी रख दिया, ये जी और ये जी कट जाएगा, टोटल नेट इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा डब्ल्यू 1 माइनस के वी। ठीक है, यहाँ से हम नेट इफेक्टिव वेट ड्यू टू वर्टिकल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल बीम्स इस तरह से एक्ट कर रही हैं या वो इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकती हैं, तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्टिंग टूवर्ड द रिजर्वायर कॉजेस momentary increase in the water pressure as the foundation and dam ascend toward the reservoir and the water resists the movement owing to its inertia. The extra pressure exerted by this process is known as hydrodynamic pressure. ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तो लग ही रहा है, साथ में अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी लगता है तो उसकी वजह से एक हाइड्रोडायनेमिक फोर्स भी जनरेट होता है, जो और दो फोर्स होते हैं, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स जो डैम की तरफ लगता है, हाइड्रो इनर्शिया फोर्स। हाइड्रो हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स होता है, ये डैम को इनर्शिया फोर्स आप जानते हैं ना, बॉडी जो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो बाहर नहीं जाना चाहती। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स होगा वो अपोजिट होगा इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स भी लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन होता है उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का। तो पहले तो देखते हैं हाइड्रोडायनेमिक फोर्स क्या होता है और कितना लगता है। तो इनके लिए एक वॉन कार्मान ने एक इक्वेशन लिखी है इसी हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फोर्स के लिए। वो क्या होती है, उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से हमारा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जिसका फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0.555 kH गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे kH वही फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है, गामा डब्ल्यू हमारा वही यूनिट वेट ऑफ वाटर है, एच स्क्वायर हमारा हाइट ऑफ द डैम है। कहाँ पे एक्ट करेगा, इट एक्ट एज 4h/3π। ठीक है, 4h/3π डिस्टेंस यानी 0.424h पे ये हमारा एक्ट करता है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें मूवमेंट निकालना हो PE/4h/3π, तो टोटल हमारा टोटल मूवमेंट कितना हो जाएगा 0.424 PE/h। तो ये हमारा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर वेरिएशन है, यानी हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है जो कि एक्ट करेगा। इसके लिए एक और साइंटिस्ट थे जैंगर, उन्होंने भी हाइड्रोडायनेमिक फोर्स के लिए अपना एक फॉर्मूला दिया है। दोनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये P जो टोटल फोर्स है 0.726 स्मॉल p इंटू एच, है ना। यहाँ स्मॉल p क्या होता है cm इंटू के एच इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये इनके कॉन्स्टेंट्स है कुछ, है ना। ये यहाँ पे अगर हम इससे p को फॉर्मूला रखते हैं तो हमें सिंपल टोटल फॉर्मूला करता है 0.76 cm इंटू के एच इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब यहाँ पे cm की बात करते हैं 1 by 1। cm क्या है, cm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर अ गिवन कांस्टेंट स्लोप। ये अपस्ट्रीम साइड पे कौन सी स्लोप की बात हो रही है, अपस्ट्रीम साइड के स्लोप की बात हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर अ गिवन कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है 0.735 थीटा अपॉन 90। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज विच द अपस्ट्रीम फेज ऑफ द डैम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अपस्ट्रीम फेज ऑफ द डैम जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा में इंडिकेट करता है, उसी को अगर हमारा स्ट्रेट है तो ये थीटा हमारा 90 हो जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल अगर स्ट्रेट है तो थीटा हम 90 लेते हैं, लेकिन अगर पार्टली इंक्लाइंड है तो हम दूसरा लेते हैं थीटा। और आगे हम पढ़ेंगे क्या लेते हैं। KH क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी अडॉप्टेड फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
सच एज अल्फा एच इज के जी टू टी गामा डबल per unit of water, ठीक है। ये ज़ैंगर ने एक फॉर्मूला दिया था P, ये हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की इंटेंसिटी है P इज इक्वल टू 0.726 P इंटू एच, और बस स्मॉल p की वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, इसकी वजह से मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा 0.299 P इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट की वैल्यू जो बेस पे होती है 0.299 P, यहाँ पे P जो है वो स्मॉल p है ये वाला। तो इसको अगर हम P के फॉर्म में, टोटल फॉर्म में रखें तो P/726 एच इधर डिनोमिनेटर में आ गया, ये h और h कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.419 P इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे h स्क्वायर था मोमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा 0.412 P इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h स्क्वायर है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ज़ैंगर ने कुछ रिकमेंडेशन दी फॉर हाइड्रोमेटिक फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा निकल के आ रहा था बेसिकली, यहाँ पे आप थीटा देख पा रहे थे ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा अगर पार्टली इंक्लाइंड है ना, अगर स्ट्रेट है तो 90 डिग्री खत्म, लेकिन अगर जो अपस्ट्रीम सेट है वो पार्टली इंक्लाइंड होगा, तो ज़ैंगर ने कुछ रिकमेंडेशन दी। इट वॉज फर्दर नोटेड दैट इफ द अपस्ट्रीम फेस इज पार्टली इंक्लाइंड which does not extend to more than half the depth of the reservoir, this can be taken as vertical, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर अपस्ट्रीम फेस जो है वो पार्टली इंक्लाइंड है, लेकिन जो इंक्लिनेशन है इसका ये हाफ से कम है, ठीक है, इसका टोटल हाइट ऑफ द डैम के हाफ से कम है, तब तो इसको पूरा का पूरा वर्टिकल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर ये हाफ से ज़्यादा है तो हम कुछ और लेते हैं। If the slope extends to more than half the depth, the overall slope up to the whole height will be taken as theta. तो आइए इसको एक डायग्राम के मेथड से भी देख लेते हैं कि क्या होता है ज़ैंगर रिकमेंडेशन। ये कह रहे हैं कि अगर जो हमारा अपस्ट्रीम फेस है वो पार्टली इंक्लाइंड है ना, पार्टली इंक्लाइंड है, यानी पहले सीधा जा रहा है फिर ये इंक्लाइंड हो रहा है, तो अगर ये जो इंक्लिनेशन है ये लेस देन हाफ टोटल हाइट ऑफ द डैम, तो आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने ले लीजिए, 90 ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है ये पार्टली इंक्लाइंड है, मतलब पार्टली इंक्लाइंड तो है ही, लेकिन ये इंक्लिनेशन इसका मोर देन हाफ है, यानी h/2 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर के पॉइंट से इसको जोड़ देंगे नीचे के स्लैब को, और यहाँ पर जो थीटा आ रहा होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे, और वो थीटा हम एनालिसिस में निकालेंगे फॉर कंप्यूटिंग सीम, ठीक है। ये ज़ैंगर का रिकमेंडेशन था फॉर हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि दो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन की वजह से दो फोर्स लगते हैं, तो हाइड्रोडायनेमिक फोर्स लगता है और एक हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स लगता है। तो इन एडिशन टू द exerting hydrodynamic pressure, the horizontal acceleration produces an inertia force into the body of the dam. This force is generated in order to keep the body and the foundation of the dam together as one piece, ठीक है। तो एक पीस में करने के लिए एक इनर्शिया, बॉडी इस वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है। डायरेक्शन द प्रोड्यूस फोर्स विल बी अपोजिट टू द एक्सीलरेशन इम्पार्टेड बाय द अर्थक्वेक, ये फोर्स की जो वो होगा वो अपोजिट होगा टू द एक्सीलरेशन इम्पार्टेड टू द डैम, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो नॉर्मल जैसे वहाँ पे वर्टिकल एक्सीलरेशन निकाला था वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि द अमाउंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द डैम एंड द एक्सीलरेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द डैम कितना है, W/G इंटू एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा h, तो W/G इंटू KH इंटू G, तो टोटल कितना हो गया horizontal inertia force W into KH, where KH is the fraction of gravity adopted for horizontal, ठीक है। ये कहाँ, ये this force should be considered to be acting at the center of gravity of mass regardless of the shape of the cross section and it acts horizontally downstream in worst case for reservoir phase। कहाँ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इनर्शिया फोर्स वहीं एक्ट करता है ऑफ द मास, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो इनर्शिया फोर्स है ये वर्स्ट केस में कब होगा, है ना, ये वर्स्ट केस में कब होगा, तो ये तो वर्स्ट केस में तब होगा ना जब ये ऐड अप हो जाए किसके साथ, रिजर्वॉयर फुल की। दो वर्स्ट केस होती हैं, फिर रिजर्वॉयर फुल केस है या फिर तो रिजर्वॉयर एम्प्टी केस है। तो व्हेन द रिजर्वॉयर इज फुल दिस फोर्स वुड प्रोड्यूस वर्स्ट रिजल्ट्स इफ इट इज एडिटिव टू द हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर, यानी अगर ये रिजर्वॉयर फुल केस में जो हमारा नॉर्मल दो चीज़ें होती है, एक तो रिजर्वॉयर फुल केस होता है, एक रिजर्वॉयर एम्प्टी केस होता है। तो रिजर्वॉयर एम्प्टी केस में होता है कि ये जो इस साइड है इस साइड के अराउंड टर्न होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब वाटर प्रेशर के साथ लग जाए, है ना, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऐड कर दे तो हमारे लिए रिवर्स वो हो जाता है, मैक्सिमम मतलब
वर्स्ट केस बन जाता है। तो when the reservoir is full, this force would produce worst results. If it is additive to the hydrostatic water pressure, this is acting towards the downstream, and when the upstream earthquake acceleration towards the reservoir is produced. अपोजिट डायरेक्शन होता है कि अगर अपस्ट्रीम से अगर एक्सीलरेशन लग रहा है तभी ये इनर्शिया फोर्स उसको डाउनस्ट्रीम की तरफ धकेलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज वर्स व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ एडेड हो जाए। और एम्प्टी केस में कहता है व्हेन, और दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन द रिजर्वॉयर इज एम्प्टी, this force would produce what result if the considered to be acting in the upstream when earthquake acceleration moving downstream। ठीक है, तो एम्प्टी केस में इसका रिवर्स हो जाता है और फुल रिजर्वॉयर फुल केस में इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रेशर है वो हमारा सिल्ट प्रेशर है। ठीक है, तो सिल्ट क्या है, वाटर में हम जानते हैं कि जो वाटर हमारा प्योर नहीं होता उसके साथ सिल्ट भी ट्रैवल करती है। तो सिल्ट की मतलब कोई सच डाटा नहीं होता कि क्या व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ सिल्ट ना, उसको हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो एक रफ एस्टिमेशन करते हैं सिल्ट का नॉर्मली कि एक गामा सबमर्ज्ड नाम लेते हैं। तो सिल्ट गेट डिपॉजिटेड अगेंस्ट द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम। If h is the height of the silt deposited and the force exerted by this silt in addition to the external water pressure, ये silt जो है additional weight provide करेगी external water pressure पे, can be represented by Rankine's formula। Rankine's formula पे डिपेंड करता है। देखिए जो PPT है ये बहुत ही explained informative PPT है, आप इससे भी पढ़ सकते हो, वरना आपके लिए एक बुक है इरिगेशन स्ट्रक्चर्स एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बाय संतोष कुमार कर, है ना, जो आपने अपने देवेश ने भी अपने लेक्चर में पढ़ाई होगी। तो वहाँ से भी आपको एक पूरा टॉपिक है, उसी टॉपिक से ये पीपीटी बनी है। ठीक है, तो आपको सेम वर्ड बाय वर्ड ये फॉर्मूलेज, ये इसके न्यूमेरिकल्स सब भी ये इरिगेशन इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की बुक में आपको मिल जाएंगे। ये सब भी आपको फोर्सेस भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको देख सकते हो। अगर आपको कोई वर्डिंग्स में आपको ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। वरना ये पीपीटी आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, है ना। तो इट एक्ट्स एट बाय 3 from the base। तो प्रेशर सिल्ट का कितना हो जाता है 1/2 गामा सब इंटू एच स्क्वायर इंटू के। वहाँ यहाँ पे सब क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सिल्ट मटेरियल है, एच क्या है, हाइट ऑफ द सिल्ट डिपॉजिटेड, के क्या है 1 - sin phi upon 1 + sin phi। ये रैंकाइन्स एक्टिव प्रेशर है। ठीक है, सिल्ट प्रेशर, इस सिल्ट प्रेशर के लिए क्या करते हैं, हम तो कोहेजन निग्लेक्ट कर देते हैं, तब हम मान के चलते हैं, है ना। इफ द अपस्ट्रीम फेस इज इंक्लाइन, the vertical weight of the silt supported on the slope acts as a vertical force। ठीक है, तो ये क्या है, अगर वही है, अगर वाटर जैसे वो इंक्लाइन होता था ये भी वर्टिकल फोर्स लगाता था, अगर इसमें भी अगर सिल्ट में भी अगर अपस्ट्रीम फेस इंक्लाइन होगा तो वर्टिकल फोर्स भी लगाएगा। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ एनी रिलायबल डाटा ऑफ द टाइप ऑफ सिल्ट दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड यूएस बाय रिकमेंडेशन बी अडॉप्टेड। ठीक है, तो नॉर्मली हमको इसका जो सिल्ट डिपॉजिट हो रही है उसका कोई स्पेसिफिक डाटा तो पता होता नहीं कि किस टाइप ऑफ सिल्ट है और क्या उसका यूनिट वेट है, सिर्फ एक जनरल कैटेगरी है ना। तो इसकी वजह से हमें यूएसबीआर है, यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिकमेंडेशन, इसने एक सजेस्ट किया कि इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ फ्लूइड, है ना। डिपॉजिटेड सिल्ट में बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू अ फ्लूइड एक्सर्टिंग अ फोर्स विद अ यूनिट वेट ऑफ 3.6 kg/m³ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो 3.6 kg/m³ का एक फ्लूइड है जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल फोर्स विद अ यूनिट ऑफ 9.2 kg/m³ इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस यूनिट वेट के फ्लूइड के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, हम फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लगा के हम इसका ये मान लेते हैं कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स निकालेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू अगर हम 3.6 का लगाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी हॉरिजॉन्टल फोर्स की, ये वैल्यू हो जाएगी वर्टिकल फोर्स की। ठीक है, तो ये यूएसबीआर का रिकमेंडेशन है, अगर क्योंकि हमारे पास सिल्ट का एग्जैक्ट डाटा नहीं पता होता। ठीक है, अब हमने बताया था ना कि जो सिल्ट होती है ये बहुत से केसेस में निगलेक्ट भी कर दी जाती है ना। तो इसकी रीज़न ये बहुत सिंपल होता है कि जो सिल्ट होती है वो पहले तो डैम में काम आती नहीं है, पहले तो एकदम से जो आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया तो सिल्ट आपकी आने नहीं लगेगी, धीरे धीरे सिल्ट आती है। तो स्टार्टिंग में भी डैम के डिज़ाइन में सिल्ट होती नहीं। दूसरा क्या है, सिल्ट जो होती है वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होती रहती है, जैसे जैसे जमती है वैसे वैसे कंसोलिडेट होती है, वो फ्लूइड की तरह एक्ट नहीं करती, और जैसे जैसे वो फ्लूइड की तरह एक्ट नहीं करती है वैसे वैसे वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में होती जाती है, आपकी डिज़ाइन कैपेसिटी को रिड्यूस करती है, लेकिन आपके अपलिफ्ट प्रेशर जो पोर्स है उसको बंद करती है, जिसकी वजह से सीपेज नहीं हो पाता और इसकी वजह से अपलिफ्ट नहीं हो पाता। सो इन मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी डैम द सिल्ट प्रेशर इज निग्लेक्टेड
Initially, the silt load is not present, and by the time it becomes significant, it gets consolidated to some extent, and therefore act less like the fluid. ठीक है. Moreover, silt deposited in the reservoir is somewhat impervious and therefore will help to minimize the uplift under the dam. ठीक है. ये minimize करता है uplift of the dam. ठीक है. अब बात करते हैं हमारा वेव प्रेशर की. वेव प्रेशर क्या होता है? तो जो रिजर्वायर के ऊपर विंड चल रही है ना, उसकी वजह से जो वेव जनरेट होता है ना, वो भी एक प्रेशर डेवलप करता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड पे. ठीक है. Now when the waves is generated on the surface of the reservoir by blowing wind, it causes a pressure toward the downstream side. Wave pressure depends on the wave height. Wave height will be given by the equation. तो वेव प्रेशर किस पर डिपेंड करता है कि हमारी कितने हाइट की वेव डेवलप हो रही है. तो वेव हाइट के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी है HW=0.0032 BF plus 0.763 minus 0.271 F per 34 for F less than 32 किलोमीटर. यहाँ पे F क्या है? यहाँ पे F है फेच और स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंशन किलोमीटर, मतलब टोटल लेंथ और जहाँ पे विंड चल रही है, लेंथ ऑफ एक्सपेंड ऑफ रिजर्वायर, उसको F बोलते हैं. ये अगर 32 किलोमीटर से कम है तो ये फॉर्मूला हम हाइट ऑफ द वेव से इस्तेमाल करेंगे. अगर 32 से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला हम हाइट का इस्तेमाल करते हैं. वेट तो फेच ऑफ लेंथ है, V यहाँ पे क्या है? V है विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है. HW का हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू वेस्ट टू बॉटम ऑफ ट्रैप इन मीटर्स. ठीक है. तो इस तरह से कुछ वेव चलती है आपकी, है ना, और ये कुछ इस तरह से प्रेशर डेवलप करती है. ठीक है. यहाँ पे हम जो इसका प्रेशर इंटेंसिटी है वो PW मान लेते हैं. इसकी टोटल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तो ट्रायंगुलर ही होता है. ठीक है. इसकी टोटल हाइट हम 5/3 HW होती है. ये आपको नॉर्मल याद करना पड़ेगा. ठीक है. और इसका PW का जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो कितना है? मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी टू वेव एक्शन विल बी गिवन बाय अगेन USBR ने दिया है. सब फॉर्मूले USBR के रिकमेंडेशन में आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो ये PW कितना है? 2.4 गामा W इंटू HW है. दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी टू वेव एक्शन. ठीक है. मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है? 2.4 इंटू गामा W इंटू HW कहाँ ऐड करती है? 0.5 HW above the still water surface. ठीक है. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन assumed to be triangular with height of 5/3 HW. मतलब ट्रायंगुलर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है. इसकी टोटल हाइट कितनी है? 5/3 HW है. तो लास्ट क्या है? टोटल फोर्स इसकी वजह से कितना होगा? टोटल फोर्स ट्रायंगुलर है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस 0.2.4 इंटू गामा W इंटू HW इंटू हाइट. हाइट कितना है? 5/3 HW. इसकी वजह से टोटल जो प्रेशर फोर्स आएगा वो कितना होगा? 19.62 मल्टीप्लाई कर दिया 19.62 इंटू गामा W स्क्वायर किलोमीटर पर मीटर. कहाँ लगेगा दिस फोर्स? दिस फोर्स विल एक्ट एज 3/8 HW अबव द रिजर्वायर सरफेस. ठीक है. तो 3/8 ऑफ HW पे ये फोर्स लगता है. यहाँ पे आपको देखिए कैपिटल PW से डिनोट भी है. ये कहाँ लगता है? 3/8 ऑफ PW पे अबव द स्टिल वाटर सरफेस पे ये लगता है. इसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी 19.62 H स्क्वायर किलोमीटर पर मीटर. ठीक है. अब आते हैं लास्ट सेकेंड लास्ट पे, इसको बोलते हैं आइस प्रेशर. ठीक है. तो आइस प्रेशर कोल्ड कंट्रीज में आता है. द आइस विच मे बी फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द रिजर्वायर इन कोल्ड कंट्रीज वी समटाइम्स मेल्ट एंड एक्सपैंड. The damp phase has to resist the thrust exerted by the expanding ice. ठीक है. अब ये जो thrust expanding ice की वजह से लगता है इसको भी डैम को रेजिस्ट करना पड़ता है. This force the length of the dam at the reservoir level. The magnitude of this force varies from 250 to 1500 km per meter square. इस force का magnitude 250 से 1500 km के बीच में लगता है. बट ऑन एवरेज 500 km per meter square हम इसको ऑर्डिनरी कंडीशन में एज्यूम कर लेते हैं और इतना इसी के हिसाब से हम मान के चलते हैं. ठीक है. जो हमारा लास्ट फोर्स है इसमें वो है वेट ऑफ द डैम. ठीक है. वेट ऑफ द डैम आपका स्टिमुलाइजिंग फोर्स होता है. ठीक है. द वेट ऑफ द डैम ऑफ द बॉडी द वेट ऑफ द डैम बॉडी एंड द फाउंडेशन इज द डैम एंड द डैम इज कंसिडर्ड in 2-dimensional analysis of gravity dam. A unit length of the dam is considered. The cross section can then be divided into rectangles and triangles. The weight of each along with the their center of gravity can be determined. ये वेट ऑफ द डैम सिमिलरली उसी तरह निकालते थे जैसे कि हम रिटेनिंग वॉल में वेट निकालते थे, है ना, कि जो भी रिटेनिंग वॉल होती थी उसको हम क्या रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, है ना. इस तरह से एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल और उस हिसाब से हम वेट निकाल लेते थे. तो सेम यहाँ पर उसी तरह से हम वेट निकालेंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद. ठीक है. तो ये वेट ऑफ द डैम हो गया. अब हम ये कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज.
मतलब ये जो सारे फोर्स अभी हमने डिस्कस करे, इसका सारा नहीं लगता इतना, सारे लगेंगे तो डैम की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस होते हैं जो लगते हैं, और कुछ यूएसबीआर ने भी सजेस्ट किए हैं नॉर्मल पूल कंडीशंस और एक्सट्रीम लोड कंडीशन, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो केस वन है रिजर्वॉयर फुल केस। व्हेन द रिजर्वॉयर इज फुल, तो मेजर, जब रिजर्वॉयर पूरा पानी से भरा हुआ है, तो मेजर फोर्सेज एक्टिंग आर वेट ऑफ द डैम, एक्सटर्नल वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, अर्थक्वेक प्रेशर फोर्सेज इन सीरियस सेस्मिक जोन। ये आपके मेजर फोर्सेज आते हैं। दूसरा आता है माइनर फोर्सेज। माइनर फोर्सेज में क्या होता है? सिल्ट प्रेशर, ice pressure and wave pressure. ठीक है, for the most situation may arise when all the forces may act together, but such a condition will never arise and hence all the forces are not generally taken together. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस लग सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत के चांसेस बहुत कम है। तो यूएसबीआर ने दो कंडीशन दी हैं, तो नॉर्मल लोड कॉम्बिनेशन है एंड एक्सट्रीम लोड कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं नॉर्मल लोड कॉम्बिनेशन में क्या क्या है और एक्सट्रीम लोड कॉम्बिनेशन में क्या क्या है। तो नॉर्मल लोड कॉम्बिनेशन कहते हैं वाटर प्रेशर अप टू नॉर्मल पूल लेवल। ये आपको नॉर्मल पूल लेवल इरिगेशन ने बताया होगा, और मैं एक डायग्राम में भेज दूंगा जिसमें नॉर्मल पूल लेवल क्या होता है ना, नॉर्मल। तो ये एक डायग्राम है, उसमें आपको मिल जाएगा, नॉर्मल इरिगेशन ने आपको पढ़ाया वो। वाटर प्रेशर अप टू नॉर्मल पूल लेवल, नॉर्मल अपलिफ्ट, सेल्फ प्रेशर एंड आइस प्रेशर। ये जो आइस प्रेशर है, दिस क्लास ऑफ लोडिंग इज टेकन व्हेन द आइस फोर्स इज सीरियस। दूसरा है वाटर प्रेशर अप टू नॉर्मल पूल लेवल, नॉर्मल अपलिफ्ट, earthquake force and cell pressure depending upon the condition। जैसे कि आप क्वेश्चन में दिए होंगे, वाटर प्रेशर अप टू मैक्सिमम रिजर्वॉयर लेवल, नॉर्मल अपलिफ्ट एंड सेल प्रेशर। अगेन अब ये मैक्सिमम रिजर्वॉयर लेवल क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल पूल लेवल क्या है, ये आपको एक डायग्राम दे देंगे, उससे पता चल जाएगा। एक्सट्रीम लोड कॉम्बिनेशन, एक्सट्रीम लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हमारा नॉर्मल एम्प्टी रिजर्वॉयर हो, एम्प्टी रिजर्वॉयर विदाउट अर्थक्वेक फोर्सेस कैन बी कंप्यूटेड। तो ये दो कंडीशन बेसिकली क्या है, एक्सट्रीम लोड कॉम्बिनेशंस के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जिसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेसिकली इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो हम लोग ने ना मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम्स है, ओवरटर्निंग, क्रशिंग, ये सारे फैक्टर्स सेफ्टी पढ़ेंगे, जैसे हमने रिटेनिंग वॉल भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।